हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो आज की कहानी हॉस्टल का वो रहस्यमय कमरा। इसके बारे में हम जानेंगे, इस कहानी के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि हमारी नई वीडियोस की अपडेट आती रहे। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। आज भी उस खौफनाक घटना की वजह से हॉस्टल का वो कमरा बंद है। ये बात तब की है जब नीलेश मुझे पहली बार कॉलेज में मिला था। हम दोनों अलग अलग जिले से थे। हम दोनों का ही वो पहला साल था। मैं और नीलेश एक ही क्लास में थे और धीरे धीरे मैं और नीलेश बहुत ही पक्के दोस्त बन गए थे। हम दोनों ही एक दूसरे को अपनी सारी बातें बता रहे, बहुत सारी बातें शेयर करते थे एक दूसरे से। ऐसे ही एक दिन की बात है जब उसने मुझे पहली बार अपने डर के बारे में बताया था। मैं आपको बता दूं, नीलेश एकदम निडर लड़का था। उसे कोई किसी की बात का डर नहीं था। उसे किसी बात से डर नहीं लगता था। नीलेश हॉस्टल में रहता था और मैं अपने रिश्तेदार के साथ उनके घर पर रहता था। उस दिन नीलेश बहुत ही सहमा हुआ था। मैंने उससे कहा, जो भी हुआ मुझे बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, प्लीज़ यार। तब नीलेश ने हकलाते हुए कहा, भाई, रात में जब मैं 1 बजे टॉयलेट करने के लिए उठा तो मैंने देखा कि एक काला साया मुझे देख रहा है, जो मेरे रूममेट के बिस्तर के आगे खड़ा है। मैं उस काले साए को अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन और जब मैंने मोबाइल का टॉर्च जलाया, मतलब मोबाइल का टॉर्च ऑन किया, तो वो साया अचानक से गायब हो गया। मुझे लगा ये मेरा भ्रम है। आई थिंक इट्स माई भ्रम। और फिर मैं सो गया। लेकिन फिर जब मैं अगली सुबह उठा तो मैं हर रोज़ की तरह कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था। तो मैंने अपने बेंच पर देखा, मेरी किताबों पर काले काले धब्बे आ गए थे। अपने बैग पर देखा कि मेरी किताबों पर काले काले, लेकिन मुझे कॉलेज जाने के लिए देर देर हो रही थी, तो मैं उस बात पर ध्यान नहीं दिया और कॉलेज के लिए निकल गया। लेकिन उस दिन मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाया। बहुत कंफ्यूजन और मतलब माइंड डाइवर्ट हो रहा था इसलिए। फिर मैं शाम को वापस हॉस्टल आ गया, पर मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, बहुत ही थक गया था। फिर मैंने सोचा, चलो थोड़ा नहा लेता हूँ ताकि मैं फ्रेश हो जाऊँ। फिर जब मैं नहाकर अपना शरीर टॉवल से पोंछ रहा था, तो मैं देखा मेरे आजू बाजू पर वैसे ही काले धब्बे पड़े जैसे कि मैं सुबह किताबों पर देखा। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया, ये सोचकर कि मुझे कोई एलर्जी या बीमारी हो रही है। डॉक्टर ने जब मेरे बाजू के काले धब्बे को देखा तो डॉक्टर ने कहा, अरे अरे, कोई कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अलग जगह की पानी की वजह से, जो धीरे धीरे सही हो जाएगा। फिर मैं रिलैक्स हो गया और वापस अपने हॉस्टल आ गया। हर रोज़ की तरह मैं अपनी डायरी लिख रहा था। मुझे डायरी लिखने का बहुत शौक था। मुझे एक बात अपनी डायरी में लिखने की आदत है। और उस समय मेरा रूममेट भी बाहर गया हुआ था। थोड़ी देर बाद डायरी लिखते समय मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि मुझे कोई बुला रहा है। 2-3 बार आवाज़ आने पर मैंने रूम का दरवाज़ा खोला और देखा हर किसी का दरवाज़ा बंद था और आजू बाजू कोई नहीं था। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि पूरा फ्लोर खाली खाली लग रहा था। फिर मैंने दरवाजे को बंद किया और अपने बिस्तर पर सोने चला गया। मैं बहुत डर रहा था, लेकिन फिर अचानक ही दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आई। आवाज़ मुझे सुनाई दी। फिर मैंने डरते हुए दरवाजे को खोला तो मैंने देखा कि मेरा रूममेट बाहर खड़ा है। उसको देखकर मुझे अच्छा लगा, मेरी जान में जान आई। मुझे ताकत मिल गई कि मेरा दोस्त आ गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और हम दोनों अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। मैंने रात में सोचा, ये सारी बातें मैं तुम्हें सुबह बताऊंगा, और मैं फिर सो गया। सुबह उठा तो मुझे बहुत बुखार होने लगा। फिर मैंने बुखार की गोली ली और कॉलेज चला गया, और अभी तुमसे आकर ये सब बता रहा हूँ। मैंने कहा, नीलेश भाई, तो तू वो हॉस्टल खाली कर देना। हॉस्टल क्यों खाली नहीं करता, मतलब क्यों नहीं हॉस्टल से जा रहा है? तो उसने कहा, हाँ, हॉस्टल में भी खाली करना चाहता हूँ,
पर मैंने पूरी फ़ीस हॉस्टल की दे दी है और मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं है, इसलिए मुझे 2 हफ्ता और हॉस्टल में गुजारना पड़ेगा। फिर मैंने कहा, तो नीलेश भाई बताओ मैं तुम्हारा मदद कैसे करूं? तो नीलेश ने मुझसे कहा, भाई 2 हफ्ते तक तुम मेरे साथ रहो, मेरे हॉस्टल में रह लो। मैंने कहा, नीलेश मेरी गांव की टिकट आज की है। मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि आज मुझे गांव ज़रूरी काम से जाना पड़ेगा। लेकिन नीलेश भाई तुम चिंता मत करो, मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा, फिर मैं तुम्हारे साथ हॉस्टल में रहूँगा पक्का। नीलेश कहता है, मुझसे ठीक है भाई, तुम जल्दी आना। इसके बाद मैं नीलेश छोड़कर अपने गांव चला गया। मेरे गांव जाने के बाद नीलेश के साथ क्या हो गया, जिसका पछतावा मुझे आज तक है, जिसका मुझे पता क्या हुआ होगा ये पता नहीं हुई। मेरे गांव जाने के बाद नीलेश के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए आपको 1 हफ्ते बाद जब मैं वापस कॉलेज आया तो मैंने देखा नीलेश कॉलेज नहीं आया था। फिर मैंने सोचा नीलेश को कॉल करता हूँ। मैं कॉल किया पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। मैंने नेट ऑन किया, सोचा कि उसको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूँ। जैसे ही मैंने अपने नेट ऑन किया तो उसके कई मैसेजेस आ गए। मेरे गांव में नेटवर्क नहीं रहता था क्योंकि इसलिए मैंने अपने मोबाइल चेक ही नहीं किया था। ये मैसेजेस नीलेश ने मुझे 4 दिन पहले किए थे और मैं आज ही देख रहा था। नीलेश ने उसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारे पास कई बार कॉल किया पर तुम्हारा नंबर नेटवर्क से बाहर बता रहा था, इसलिए मैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है वो मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं बच नहीं पाऊँगा। इसलिए मैंने अपनी सारी कहानी अपनी डायरी में लिख दी है और वो मैं अपने हॉस्टल के कमरे के सामने वाले बरगद के पेड़ के नीचे अपनी डायरी फेंक दिया हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी डायरी से मेरी ज़िंदगी की असलियत लोगों के सामने तुम लाना। तुम मेरे भाई से भी बढ़कर हो। बस इतना ही मैसेज नीलेश ने मुझे भेजा था और उसी मैसेज के अनुसार मैं उसके हॉस्टल के कमरे के सामने वाले अपने बरगद के पेड़ है ना, वहाँ उसके पास पहुँचा। मुझे एक डायरी मिली। मैं उस डायरी को खोला तो देखा ये नीलेश की डायरी थी। मैंने देर न करते हुए डायरी उसी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया जहाँ तक नीलेश ने मुझे अपनी कहानी बताई थी। उसके आगे के पेज को मैंने पलटा। वहाँ नीलेश ने लिखा था, आज मैं वापस अपने हॉस्टल में रात में आया। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर देखा मेरा रूममेट वहाँ नहीं थे और सारे कपड़े और सामान बिखरे पड़े। मुझे लगा कि मेरे बगल के रूम वालों की ये हरकत होगी, मस्ती बस्ती किया होगा। मैं बाहर गया, देखे मेरे फ्लोर पर सबके रूम में ताला लगा है। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरे रूममेट नहीं किया होगा। रूम के इस हालत के बारे में हॉस्टल के मैनेजर से बोलने गया और मैंने अपना रूम नंबर बताया। मैंने ये भी कहा मुझे शक है ये सब मेरे रूममेट ने किया। मैनेजर ये रजिस्टर निकाला और मेरे रूम नंबर की लिस्ट निकाली और उसने जो कहा उससे तो मेरे पैरों तले मानो धरती खिसक गई हो। उन्होंने कहा, तुम्हारे रूम में सिर्फ तुम रहते हो, रजिस्टर में सिर्फ तुम्हारा नाम है, उस रूम में अभी कोई और नहीं रहता। मैं कहा, नहीं, वहाँ एक लड़का मेरे साथ रहता है, उसका नाम राहुल था। जब मैनेजर ने थोड़ा सोचने के बाद बताया, राहुल नाम का एक लड़का आज से 1 साल पहले उसी रूम में रहता था, जिसकी लाश एक दिन उसी कमरे में मिली। उसने चिट्ठी में लिखा था वो फेल होने की वजह से और पढ़ाई की डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर रहा था। इतना कहकर मैनेजर अपने घर की ओर निकल जाता है। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैं सोचा अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल जाता हूँ, कुछ दिन कहीं भी रह लूँगा पर यहाँ नहीं रहूँगा। मैं अपने रूम में पहुँचा और सामान पैक करने लगा। अचानक ही कमरे के दरवाजे बंद हो जाते हैं। मैं अपने खोलने की कोशिश करता हूँ पर वो नहीं खुलता। फिर मैं जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और तुम्हें फ़ोन लगाया। जब फ़ोन नहीं लगा तो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया और तभी मेरे सामने राहुल की आत्मा आकर खड़ी हो गई। मेरे कमरे में एकदम अंधेरा हो गया और मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर दिया।
टॉर्च जलाकर डायरी में ये बाकी सारी बातें लिखकर खिड़की से पेड़ के नीचे फेंक दिया। इसके आगे डायरी में कुछ भी नहीं लिखा था। नीलेश के साथ क्या हुआ ये मुझे जानना था, इसलिए मैं नीलेश की डायरी पढ़ने के बाद तुरंत ही उसके हॉस्टल में उसके मैनेजर से मिलने गया और उनसे पूछा कि नीलेश कहाँ है। उन्होंने दुख से बोला 3 दिन पहले सुबह को उसके कमरे में उसकी लाश मिली, अब वो हमारे बीच नहीं रहा। मैंने पूछा कैसे हुआ ये सब, तो उन्होंने कहा किसी को नहीं पता, सभी को यही लग रहा है ये एक सुसाइड। उन्होंने कहा उस कमरे में ताला लग गया और आज भी उस हॉस्टल में वो कमरा बंद है। आज के समय में भी हॉस्टल का कमरा बंद है। तो यही हमारी पूरी कहानी थी, हॉरर स्टोरी, जो बहुत ही डरावनी थी। और ये जब मैंने पढ़ा तो मैं भी थोड़ा डर गया था, फीलिंग्स आने लगी थी। सो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन क्लिक कर देना ताकि नई वीडियोस की अपडेट आती रहे आपको। बस आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू। पीस एंड लव।